एवरीवन, दिस इज आयुष और आज हम डिस्कस करने वाले होंगे अपने पहला जो मैंने मॉक टेस्ट आपका लिया था, मिनी मॉक टेस्ट, उसके वीडियो सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो उस वीडियो सोल्यूशन आपके सामने है, आराम से देखिएगा। मेक श्योर कि आप प्लीज टेस्ट देते रहिए, चाहे मुझसे पढ़ते हो चाहे नहीं देते हो। वो मिनी मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है। 6-7 महीने चलते रहेंगे, देते रहना, भला होता रहेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ज्यादा मेरी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, एंड दिस इज माय चश्मा गाइस, दिस इज माय चश्मा, दिस इज माय चश्मा। ठीक है, ओके। तो मैं हमेशा टाइमर देता हूं यार, प्लीज थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाएं, थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाएं। दो टाइमर का यूज करें प्लीज। घड़ी बैठ के में लिखा रहता है कि टाइमर इतने टाइम में आपको क्वेश्चंस करने ही करने। तो ये मत करें कि आधा घंटा ना लेके 1 घंटा ले रहे हैं। ये मत करिए कि क्वेश्चन नेट से देख लिख के टिक मार दे रहे हैं। ये सब कॉलेज में करते हैं ना हम लोग, तुम कॉलेज में करते हैं। ठीक है, अपना ईमेल आईडी और नेम आप डाल दिया करो। ईमेल आईडी करेक्ट डाला करो, ताकि जब आपको मेल के थ्रू जब दोबारा रिजल्ट पहुंचता है, दोबारा एक बार रिजल्ट फिर से आता है मेल के थ्रू, आपको एनटीए की तरह बिल्कुल काम चलता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, मेल के थ्रू आता है, मेल करेक्ट डालिएगा ताकि सही से आपको फिर से रिजल्ट मिल सके। ठीक है, ओके गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द शोन ग्राफ की मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप। तो पहली बात समझो, मेरी बात समझो। देखो, जैसे मैन का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? डॉग। डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। वैसे कर्व का बेस्ट फ्रेंड होता है टेंजेंट। याद रखना, कर्व का बेस्ट फ्रेंड होता है टेंजेंट। ठीक है, कर्व का बेस्ट फ्रेंड होता है टेंजेंट। तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालना होता है, कभी भी आपको किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है, तो आप पहली बात समझना, कर्व और स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या होता है। अंतर क्या, वाई ये घुमा हुआ और ये स्ट्रेट लाइन में अंतर क्या होता है? पर वो स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। कोई भी चीज आपको स्ट्रेट इसलिए दिखती है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, ब्लैक लाइन स्ट्रेट इसलिए दिख रही है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। और कर्व का क्या होता है? स्लोप वेरिएबल। पहले तो पॉइंट यहां समझो, कर्व का स्लोप होता है वेरिएबल। दूसरा, अगर कर्व का स्लोप वेरिएबल है, मतलब स्लोप वेरी करता चला जा रहा है, तो कोई चीज वेरी करती चली जा रही है, तो मैं उसकी वैल्यू कैसे बताऊंगा फिर? है कि नहीं? तो कभी भी लाइन का स्लोप होता है, लाइन का स्लोप होता है, और कर्व का स्लोप एक पॉइंट पे होता है। क्या बोला? लाइन का तो स्लोप होता है वो, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप सेम ही रहेगा, लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। बट कर्व का स्लोप एक पॉइंट पे बता सकते हैं। पूरे कर्व का कोई स्लोप ही नहीं होता, क्योंकि पूरे कर्व का स्लोप तो चेंज ही होता जा रहा है ना हर पॉइंट पे। तो आपको क्या करना होता है? कर्व का स्लोप बनाना होता है, एक पॉइंट बताते हैं। खैर, यहाँ पे तो ट्रेंड पूछ रहा है कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहां पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट यहां पकड़ लेते हैं, एक पॉइंट यहां पकड़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के ज्यादा पॉइंट्स पकड़ ले रहा हूं। तो देखो कैसे बनाते हैं, टेंजेंट बनानी आनी चाहिए। टेंजेंट क्या होती है? ये इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी। ठीक है, पिंक वाली टेंजेंट ऐसे बन गई। एक और टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है, यहां टेंजेंट ऐसे बनेगी। ठीक है, यहां टेंजेंट अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक पे टेंजेंट ऐसे बनेगी कुछ। ठीक है, ऐसे बनेगी। ये बनेगी 3 टेंजेंट्स अगर आपको दिख रही होंगी, 1 2। ठीक है, अभी मैं तीसरी हटा भी देता हूं, जो तीसरी मैंने हटा भी, 2 टेंजेंट आपके सामने। तो यार थोड़ा सा समझना, स्लोप कैसे पता चलता है, स्लोप ज्यादा है स्लोप कम है कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल सा रूल है। आपने एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा केस दिखाता हूं। जैसे एक कार है, जैसे एक कार है। ठीक है, कार के ये चढ़ाइए, कार के लिए ये चढ़ाइए, और कार के लिए ये चढ़ाइए। कौन सी चढ़ाई मुश्किल है आपके लिए? कौन सी चढ़ाई मुश्किल है? सेकंड केस में सर मुश्किल है। सेकंड केस में क्यों मुश्किल है चढ़ाई? क्योंकि सेकंड केस में वर्टिकल ज्यादा है, जहां पे हम आसान भाषा में बोलते हैं स्लोप ज्यादा है। तो बहुत सिंपल सा रूल होता है, स्लोप, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइन, मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, स्लोप ज्यादा कब होता है? जब लाइन वर्टिकल ज्यादा होती है। लाइन जितनी सीधी दिखेगी, लाइन जितनी वर्टिकल होती चली जाएगी, उतना ज्यादा स्लोप बढ़ता चला जाएगा। अगर लेट से कोई इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा है, लेट से इतना ज्यादा इसकी ये लाइन इतनी ज्यादा वर्टिकल है, तो और मुश्किल होगी चढ़ाई, और मुश्किल होगी चढ़ाई। तो बहुत सिंपल सा रूल होता है कि जो लाइन ज्यादा वर्टिकल, जो लाइन ज्यादा सीधी है, उतना ज्यादा उसका स्लोप है। ठीक है, और अगर वैल्यू की बात करें, जो लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल होती है, जो लाइन परफेक्टली वर्टिकल होती है, उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट। और जो लाइन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होती है, उसका स्लोप होता है 0, उसका स्लोप होता है 0। ठीक है, तो तुम देख सकते हो अब यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा। इस पॉइंट में देखो इनफाइनाइट हो जाएगा। और बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा सर? बीच में इनफाइनाइट और 0 के बीच में कुछ होगा, बीच में इनफाइनाइट और 0 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे इनफाइनाइट होगा, बी पॉइंट पे 0, और सी पॉइंट पे फिर से इनफाइनाइट। हाँ, बीच में ऑब्वियस ही बात है, ए बी के बीच में जो पॉइंट्स होंगे वहां पे कोई और वैल्यू होगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगी। तो आप ये भी कर सकते हो, सिंपली आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो। तुम जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तुम्हारी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होती चली जा रही है।
जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हारी लाइन हॉरिजॉन्टल होती चली आ रही है, तो लाइन जितनी वर्टिकल स्लोप उतना ज्यादा, तो उसका आंसर क्या है, पहला डिक्रीज करेगा, फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट स्लोप डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो अभी स्टार्ट कर रहा है इनफाइनाइट से, फिर इनफाइनाइट से जीरो हो रहा है, फिर जीरो से फिर से इनफाइनाइट हो रहा है, तो पहले डिक्रीज करेगा इनफाइनाइट से जीरो, फिर जीरो से इनफाइनाइट, फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, as theta increases from 0 degree to 90 degree the value of cos theta is, मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई, जेई एडवांस में मेरे -6 हो गए, -2 हो गए थे, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, +4 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक छोटी सी गलती, यही गलती करी थी और मेरा -6 हो गया था, मेरा -6 हो गया, -6 कैसे हो गया, +4 से -2 हो गया ना, तो 6 मार्क्स का लॉस हो गया। तो भाई ये चीज मेरी बहुत गलती है, लोगों को लगता है कि cos थीटा में थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, प्लीज समझो बात को समझो। ट्रिग्नोमेट्री याद है, cos 0 क्या होता है 1, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, cos, अगर आप 1/√2, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए, cos 60 डिग्री क्या होता है हाफ, जिससे आप आसानी समझ सको, हाफ का मतलब 0.5, और cos 90 क्या होता है 0। तो तुम इन 3 एग्जांपल से देखो, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है, एंगल आपका 0 डिग्री था, फिर 60 डिग्री हो गया, फिर 90 डिग्री हो गया, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है आप देखो वैल्यू डिक्रीज करते चली जा रही है। तो थीटा बढ़ाने से cos थीटा कम होता है, cos थीटा कम होता है। मेरे जे एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, ऐसा कुछ था कि h इज इक्वल टू, ऐसे कुछ था, h इज इक्वल टू ऐसे कुछ था, r cos थीटा कुछ करके हो रहा था, ठीक है। तो पूछा था क्या h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, क्या h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, नो इट इज नॉट। क्यों, थीटा बढ़ाने से cos थीटा कम हो जा रहा है, समझो बात को। अगर कोई पूछे अगर h इज इक्वल टू r cos थीटा, मैं पूछूं क्या h जो आपका जो हाइट है क्या वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, थीटा प्रोपोर्शनल मतलब थीटा बढ़ाने में क्या हाइट बढ़ रही है, नहीं, थीटा बढ़ाने पे cos थीटा कम हो जाता है, cos थीटा कम हो जाता है, तो थीटा बढ़ाने से h एक्चुअली कम होती है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन आया था कि थीटा बढ़ा देने से हाइट कम होती है एक्चुअली, क्योंकि थीटा बढ़ाने से, क्योंकि वो h इज इक्वल टू r थीटा नहीं है, h इज इक्वल टू r cos थीटा है, तो थीटा बढ़ाने से कुछ नहीं हो रहा, थीटा बढ़ाने से एक्चुअली cos थीटा जो एक्चुअल जो वैल्यू है cos थीटा की वैल्यू वो तो कमी होती चली जा रही है, तो थीटा बढ़ाने से h कम हो रहा था। ये एग्जांपल आया था, क्वेश्चन आया था मेरे जे एडवांस में, ऐसे एक पार्ट था। तो क्या है, डिक्रीजेस, क्या हो गया वो डिक्रीजेस, 0 से 90 डिग्री है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। चलो भाई, ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, tan थीटा क्या 1/√5, जब भी ऐसे वैल्यू पता हो, जैसे tan थीटा 1/√5 आ गया, पूछा cos थीटा क्या होगा, sin थीटा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है √5, बेस कितना है √5। ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये साइड कितनी होगी √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी होगी हाइपोटेन्यूज क्या होगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस √5 का होल स्क्वायर क्या होता है 5, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना हो गया √6, कितना हो गया वो, ये √6, ये √6 हो गया, ये √6 हो गया, जिसको हटा रहा हूं मैं √6 डायरेक्टली लिख रहा हूं, √6 डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो गया, आप देखो, अच्छा था थीटा क्या होगा, ये समझ में नहीं आया, थीटा क्या होगा, समझो बात को थोड़ा सा, एक बार फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, समझो बात को थोड़ा सा। कैसे करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बाबू, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसको थीटा मान लो, किसी को भी मान सकते हो, यू कैन मेक दिस थीटा आल्सो, इसको थीटा मान सकते हो, बट आप समझना एक चीज को, थीटा के जस्ट सामने अगर आपको देखना, अगर आपने थीटा ये माना है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। समझना मेरी बात को, जो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है, परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो फिक्स नहीं होते हैं, वो वेरी करते रहते हैं एज कंपेयर टू द एंगल। अगर एंगल ये होता, अगर आपने इसको थीटा माना, अगर आपने इसको थीटा माना तो आपका परपेंडिकुलर ये होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट से भी थीटा ये माना है, थीटा ये माना है, वो थीटा ये माना है, तो ये होगा 1 और ये होगा √5, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने बेस होता है, थीटा के जस्ट सामने बेस होता है, उसके नीचे परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर तो अभी क्या होगा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा 1/√5, और अगर थीटा को मैं ये ले लेता, अगर आपका मन करता है हम थीटा ये ले लेते हैं, 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 तो परपेंडिकुलर होता है ये, तो परपेंडिकुलर होता है तब ये होता है 1 और ये होता है √5, अगर आप थीटा ये लेते हो,
ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज रहती है, हाइपोटेन्यूज रहती है, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग देख रहे हो। तो आपको एक कोई भी एंगल थीटा मानो, कोई भी एंगल थीटा मानो, आपने क्या किया, इस एंगल को थीटा मान लिया, आपने इस एंगल को थीटा मान लिया, आपने इस एंगल को थीटा माना। अगर ये एंगल थीटा है तो पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। और अगर यही ये थीटा हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, तो ये परपेंडिकुलर होता और ये फिर बेस बनता आपका, ठीक है। तो अभी मैं ये थीटा मान रहा हूं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज 1, दिस इज √5, और ये क्या हो गया, √6। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज √5/√6। और लिखा हुआ है थीटा लेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। कोई भी चीज 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे cos sin cot कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा टी वे ओमेगा टी, देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए जो जनरली आप बाकी जगह मॉड्यूल्स वगैरह में देखोगे, टेस्ट में देखोगे, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उसका कोई यूज ही नहीं है, कहीं कहीं यूज ही नहीं है। ऐसे tan 2 थीटा के tan 3 थीटा के फॉर्मूले हैं, ये सब डालें, बट मैंने जो फॉर्मूले डाले हैं, मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्जैक्टली नीट में वो क्वेश्चन आएगा इस पे। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इस पे नीट में मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा। आप जब भी आप नीट की तैयारी करोगे, ये सारे फॉर्मुलेस आपको याद आएंगे कि हाँ हाँ भैया के बेसिक मैथ से पढ़ा था, ये फॉर्मूला क्वेश्चन आया था। sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी। सर कैसे आया cos ओमेगा टी, अभी एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, छोटा सा पॉइंट बाकी है, देखो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना है, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, -sin थीटा, -sin थीटा, ठीक है। अब देखो अब यहां पे ना, यहां पे समझो बात को, ये है sin ओमेगा टी, ओमेगा से कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने क्लास में चेन रूल सिखाया था, चेन रूल सिखाया था कि sin ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा टी। बट एक्चुअली में बाबू, एक्चुअली में आप देखो कायदे में साइन, जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो रहा है, साइन थीटा डिफरेंशिएशन cos थीटा हो रहा है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी होगा। यार यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, और यहाँ पे टी वेरिएबल है, यहाँ पे टी वेरिएबल है, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी होगा। बट समझो बात को, यहाँ पे ओमेगा लगा हुआ है, आगे अलग से कांस्टेंट चिपका हुआ है। तो कैसे करते हैं, चेन रूल याद है, चेन रूल याद है, साइन ओमेगा टी डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, उसके साथ साथ इनटू, जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते, मैंने चेन रूल अच्छे से मैंने पढ़ाया, जाके लेक्चर देखना, इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। इनटू ओमेगा कैसे हो गया सर, इनटू ओमेगा कैसे हो गया, मैंने बताया ना कि जब भी आपको देखो यहाँ पे टी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ओमेगा टी है, हमने कभी भी डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा पढ़ा है, थीटा इज वेरिएबल, यहाँ पे वही वेरिएबल टी हो गया है। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा पढ़ा है, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा थीटा तो पढ़ा नहीं है, एक कांस्टेंट लगा के तो पढ़ा नहीं हमने कभी डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को अपने मन में टी मान लेंगे, पूरे टर्म को अपने मन में टी मान लेंगे, एज इफ साइन ओमेगा टी है ही नहीं, ये साइन टी है और टी इज द वेरिएबल। 2 मिनट के लिए आप इसको मन में टी मान लो, तो जैसे साइन टी का डिफरेंशिएशन cos टी होता है, तो वैसे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस टर्म को आप अपने मन में टी मानते हो, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा बाहर होता है, कांस्टेंट बाहर आता है, टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा बाबू, ये सब सीखना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक है। जाके रिकॉर्ड लेक्चर देखना मेरा। फाइंड द मैक्सिमा फॉर 3x - x³, फाइंड मैक्सिमा फॉर 3x - x³। देखो बाबू, मैक्सिमम फाइंड करने का तरीका देखो, f' निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 - 3x², 3 - 3x²। अब आपको पता है कि कोई भी मैक्सिमम मिनिमा कब मिलता है, सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है f' निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है, f' = 0, f' = 0, f' = 0 से क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। तो 3 - 3x² = 0, तो 3 = 3x², तो x² = 1, तो x क्या होगा, 1 होगा। नहीं सर भैया, मैथ्स ना थोड़ा सा ज्यादा, मैथ्स में ना ज्यादा थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर x² = 1 होता है तो x इज +- √1, √1।
अगर लेट से यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 होता, लेट से एक्स स्क्वायर 4 होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4 होता तो एक्स स्क्वायर का 4 है तो एक्स 2 नहीं होता, एक्स प्लस माइनस 2 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी होती है। वैसे एक्स स्क्वायर 1 है, एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज 1 ओनली, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। दूसरा फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स करते हैं। एफ डबल डैश एक्स का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, एफ डबल डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करो, कितना आएगा, -6x आएगा, -6x आएगा। ठीक है, -6x आएगा। अब चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया, कौन क्या का पॉजिटिव आएगा बताऊंगा अभी। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो हमको मिनिमम मिलता है, और एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आया तो हमको मैक्सिमम मिलता है, तो हमको मैक्सिमम मिलता है। अब देखो, अब देखो आपने एफ डबल डैश एक्स -6x रख दिया, -6x आपको मिल गया, -6x मिल गया। अब एक बार क्या करो, एक बार क्या करो, x इज इक्वल टू +1 डालो, और एक बार x इक्वल टू -1 डालो। x इक्वल टू +1 डालोगे किसमें, एफ डबल डैश एक्स में डालोगे। x इक्वल टू +1 डालोगे तो आएगा -6 इंटू 1, और यहाँ पे आएगा -6 इंटू -1, कितना हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा +6। तो तुम देखो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो आपको मिनिमम मिलेगा, और जब भी एफ डबल डैश एक्स वो आएगा नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर एफ डबल डैश एक्स मैक्सिमा कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, मैक्सिमा कम मिल रहा है, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1, दिस इज द पॉइंट, x इक्वल टू +1 इज द पॉइंट जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। लिखा है फाइंड मैक्सिमा फॉर fx 3x - x²। तो इसका आंसर तो सर देखो -6 तो आ नहीं रहा। समझो बात को, बात समझो। आप यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर अब एफ डबल डैश एक्स -6 आया है, मुझे यहाँ की वैल्यू से मतलब नहीं था, मुझे बस ये देखना था कि आंसर एफ डबल डैश एक्स में अगर हम क्रिटिकल पॉइंट डालते हैं, एफ डबल डैश एक्स में हम क्रिटिकल पॉइंट डालते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, हमने पढ़ाया हुआ है। तो अगर एफ डबल डैश एक्स पे हम नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू कोई भी वैल्यू डालते हैं, मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, उससे बस आइडिया मिलता है कि भैया अगर मेरा एफ डबल डैश एक्स -6 आया है, इसका मतलब है मेरे को मैक्सिमम मिलेगा। कब मिलेगा मैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मैं ये x इक्वल टू 1, जब मैं ये x इक्वल टू 1 इसमें पुट करूंगा, ये इंडिकेशन होता है। मेरा f डबल डैश x पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, f डबल डैश x नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। अब समझो बात को, अगर f डबल डैश x नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो x रखने पे f डबल डैश x नेगेटिव आया है, वही x अगर मैंने इसमें डाल दिया तो मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आ जाएगा 3 - 1³ दैट इज 2, तो 2 आ गया। बहुत लोग क्रिटिकल पॉइंट अपना आंसर कर देते हैं, बहुत लोग क्रिटिकल पॉइंट अपना आंसर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन ऑफ y देखो, इसका डेरिवेटिव ऑफ y देखो कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है, y का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है u अपॉन v। अगर ऊपर एक फंक्शन नीचे फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डैश, मतलब डिफरेंशिएशन y क्या हो जाएगा, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। v u डैश माइनस, ऊपर मेरा u है, नीचे मेरा v है, तो v ऐसे कर देते हैं, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो पहले क्या करो, v लिखो, पहले v लिखो। v क्या होगा वो बताओ, v क्या होगा, v क्या होगा, v है, नीचे वाला v है, ऊपर वाला u है। v क्या होगा, t² + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश, u का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2t, माइनस u रखेंगे t² - 1, t² - 1 इंटू v डैश करेंगे, v डैश क्या होगा, 2t, v का डिफरेंशिएशन 2t अपॉन v स्क्वायर अपॉन t² + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। इसमें से 2t कॉमन ले लो, 2t कॉमन ले लो तो बचेगा t² + 1 माइनस t² - 1। यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं। यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं, बताता हूँ क्या गलती करते हैं। लोग इसको खोल नहीं पाते अच्छे से। इसको ओपन करोगे, t² + 1 माइनस t² + 1,
लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 ही लिख देते हैं, ये तभी गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 40 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 40 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। साइन 30 कॉस 120 साइन 35 माइनस कॉस 45। प्लीज याद रखिएगा, दो चीज याद रखिएगा, साइन देखो अगर थीटा सिंपल है भाई, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो कॉस टैन कॉट सब कुछ एवरी डैम थिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अभी मैं पूरा यहाँ पे एएसटीसी रूल नहीं पढ़ाऊंगा, बट यहां तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसको प्लीज याद रखिएगा और हमेशा ये यूज करिए, हमेशा पाई माइनस टर्म्स में लिखिएगा प्लीज। फॉर एग्जांपल साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज हाफ, साइन 30 इज हाफ। अब cos 120 को cos 180 माइनस 60 लिखिए। सर हम तो cos 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 120 को तो हम cos 90 प्लस 30 लिख सकते। अरे मत करो यार, मत करो। 90 में क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी चेंज, cos साइन बन जाता है, साइन cos बन जाता है, तो उसमें मत खिलो, बेटर है 180 में खिला करो। तो cos 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस cos 60, मतलब माइनस हाफ, cos 60 इज हाफ, तो ये माइनस हाफ हो गया। प्लीज दो फॉर्मूले मेरे कहने पे याद रख लो बाबू, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sin थीटा। ठीक है, तो ये हाफ आ गया, ये माइनस हाफ आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाफ प्लस यहाँ पे माइनस हाफ, sin 135, वही मैंने बोला sin 185 कैसे करोगे, sin 180 माइनस 45 हो जाएगा। sin 180 माइनस 45 कितना होता है, sin 45 कितना आएगा, 1/√2 माइनस 1/√2 मतलब प्लस ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस 1/√2, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप, लोग पागल हो चुके हैं इसमें, स्लोप निकालना ही नहीं आता, स्लोप इसमें निकालना ही नहीं आता सर हमें। अरे बहुत सिंपल है यार, जब भी ऐसे कोई फंक्शन दे रखे, ग्राफ दे रखा है, तो स्लोप क्या करना है, स्लोप क्या होगा, सिंपल y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस कितना है सर, -2। अरे नहीं, सबसे पहला स्टेप होता है जब आप ये जो ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, सबसे पहले जब स्लोप निकाल लो, पहले सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड के लिए भूल जाओ साइन को, भूल जाओ साइन को। तो स्लोप क्या होता है, y बाई एक्स, दैट इज, भूल जाओ साइन को, 2 अपॉन एक्स, एक्स कितना है 4, यहाँ पे ये x है और ये जहां पे लाइन छुए y एक्सिस को वहां पे वो वाला y पुट करोगे, और जहां लाइन छुए x एक्सिस को वो वाला x पुट करोगे। तो कितना हो गया, 2 बाई एक्स एक्सिस 4, 2 बाई एक्स एक्सिस 4, तो कितना आ गया, हाफ आ गया। ये मैग्नीट्यूड आया है। हमेशा मैं जो बोल रहा हूँ, आप अगर बेसिक ऐसे लेक्चर नहीं देखा है तो फिर आपको देख लेना चाहिए। सबसे पहले क्या करो, स्लोप का मैग्नीट्यूड निकाला करो। ये आ गया मैग्नीट्यूड, कितना आ गया, हाफ आ गया इसका मैग्नीट्यूड, हाफ आ गया इसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद जब हाफ मैग्नीट्यूड आ गया अब, उसके बाद what you have to do is then you have to see the sign। साइन कैसे चेक करते हैं, साइन कैसे चेक करते हैं, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल देखते हैं हमेशा। यहाँ ये एंगल कभी मत करना, ये एंगल कभी मत करना, ये एंगल कभी मत करना, सब गलत एंगल्स हैं। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप थीटा देखोगे। तो अगर यही थीटा, अगर ये थीटा एक्यूट होता है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री, तो साइन लग जाएगा पॉजिटिव। और ये थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो लग जाता है नेगेटिव, तो लग जाता है नेगेटिव। तो तुम देखो थीटा हमेशा ये लेना, हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना होता है। तो थीटा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस ऑफ हाफ, प्लस ऑफ हाफ आ गया। साइन अलग से लगाओ, स्लोप का मैग्नीट्यूड अलग से निकालो। स्लोप का मैग्नीट्यूड y बाय x से करो, और उसमें इसमें फिर साइन की परवाह नहीं करनी है, साइन की परवाह नहीं करनी है, सिंपल y बाय x करना है। उसके बाद क्या करना है, जब स्लोप आप फाइंड कर रहे हो, साइन बाद में, साइन को अलग से थीटा से करो, साइन को अलग से थीटा से करो, लेकिन मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करो, मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करो। स्लोप मैंने वही बोला कैसे करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अभी डिस्कस किया। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जितनी सीधी लाइन, जितनी वर्टिकल, लाइन जितनी वर्टिकल होगी, स्लोप उतना ज्यादा होगा, स्लोप उतना ज्यादा होगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। लाइन जितनी ज्यादा वर्टिकल, स्लोप उतना ज्यादा। तो M3 सबसे ज्यादा वर्टिकल होगा, क्योंकि 3 पॉइंट पे सबसे सीधी लाइन बनेगी, सबसे सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, सम ऑफ सीरीज बाबू, ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AM AP GP होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीरीज का क्वेश्चन है, AP GP
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है मैं बताता हूं। देखो 1 को 1 लिखो, 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 2, 16 को लिख सकते हो 1/2 की पावर 4, 1/64 क्या होता है 1/2 की पावर 2 4, बताओ 2 4 6 8 10 64, 2 की पावर 6। 1 को लिख सकता हूं 1/2 की पावर 0, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 ओनली, ठीक है। तो 1 को मैं 1/2 की पावर 0 भी लिख सकता हूं कि 1 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 0 तो 1 ही होता है, 1/1 1 होता है। तो ये हो गया बाबू। अब समझो बात को कि व्हाट इज जीपी। जीपी क्या होता है? जीपी जीपी के लिए एपी पता है? एपी क्या होता है वो ही नहीं पता सर। अरे यार कैसे करते हो यार, जीपी क्या होता है? देखो अब वो जी पहले एपी समझो, एपी क्या होता है भाई, क्या आ गया व्हाट्स न्यू, प्लीज प्लीज क्लोज क्लोज मैम क्लोज। देखो एपी समझो, एपी पता है? एपी जैसे 2, जैसे 10 20 30 40। तुम देखो जब एपी क्या होता है, एपी क्या होता है जब आप नंबर्स में एक फिक्स पैटर्न देखोगे कि एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है, जैसे 10 20 30 40 10 10 10 ऐड होता चला जा रहा है, जैसे 5 5 5 25 45 65 85। ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एक कांस्टेंट एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है, फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड होता चला है, ऐसा पैटर्न 1 3 5 7। ये क्या है? ये भी एपी है। क्यों? एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जा रहा है, ये होता है एपी जब एक फिक्स नंबर ऐड होता चला जाए, तो ये होता है एपी। जीपी क्या होता है? जीपी होता है वो, जीपी क्या होता है? जीपी क्या होता है? जीपी तब हम बोलते हैं, जीपी को हम आसान भाषा में बोल रहा हूं, बाकी लोगों को दूसरी डेफिनेशन पता होगी। जीपी तब होता है जब नंबर्स की पावर एपी में हो, जब नंबर्स की पावर एपी में हो, नंबर्स की पावर एपी में हो। नंबर की पावर देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6। आप जब देखो नंबर्स की पावर क्या हो, एपी में हो, आप देख पा रहे हो? आप देखो, आप थोड़ा सा समझो बात, थोड़ा सा 1/2 की पावर 0 को ऐसे भी लिख सकते हो 1 यही समझ में आ रहा होगा आपको, यही समझ में आ रहा होगा, टेंशन मत लो, यही से आपको समझ में आ रहा होगा, वरना परेशान हो जाओगे। इतने में समझो, इतने में आपको समझ में आ रहा होगा, वरना उसके आगे एक स्टेप लिखने जा रहा था बट मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं, फिर वो कंफ्यूजिंग कर जाएगा। ठीक है, इतना आप समझो कि आप देख सकते हो जो नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आप खुद देखो उन नंबर्स की पावर्स क्या आ रही हैं, उन नंबर्स की पावर्स क्या आ रही हैं, एपी में आ रही है। या फिर आपको दूसरे डेफिनेशन से भी, जो लोग को पता है सर एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाइड हो रहा है, वो सब चीजें बताते हो, वो भी अच्छी चीज है, बट आसान भाषा मेरा यही है कि जब आप पावर्स को एपी में देख लो, जैसे एग्जांपल देता हूं 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12। तो तुम देखो यहाँ पे पावर्स जो है पावर्स एपी में ये 9 है। जब आपको पावर्स एपी में दिखे, पावर्स आपको एपी में दिख जाए, जब आपको पावर्स एपी में दिख जाए, व्हेनेवर यू सी द पावर्स इन एपी, ठीक है, व्हेनेवर यू सी द पावर्स इन एपी, जब पावर्स आपको एपी में दिखे, पावर्स एपी में देखे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तुमने को पावर्स एक एक ऐड होती चली जा रही है। जब पावर्स एपी में हो तो सीरीज जीपी होती है, सब सीरीज जीपी होती है, ठीक है। अब सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r की पावर n। ये होता है इनफाइनाइट जीपी के लिए। अगर इनफाइनाइट टर्म्स है, मैक्सिमम केस में यही आएगा, मैक्सिमम केस में इनफाइनाइट टर्म्स ही आते हैं। तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए जो सम होता है वो होता है a/1 - r। सर a क्या होता है? a होता है बाबू फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, 1 - r की पावर n, 1 - r की पावर n। अब r क्या होता है? r होता है कॉमन रेशियो, r होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बोले तो कॉमन रेशियो r जो होता है, कॉमन रेशियो r जो होता है वो होता है nth टर्म अपॉन n - 1th टर्म। सर समझ में नहीं आया? अरे कोई भी एक टर्म पकड़ो, r जो होता है कोई भी एक टर्म पकड़ो, जैसे 1/2 की पावर 4 अपॉन उससे एक पिछले वाला टर्म, कोई भी टर्म पकड़ लो, डिवाइड बाय उससे पिछले वाला टर्म, ठीक है। हाँ ये मत पकड़ लेना क्योंकि पीछे कोई टर्म ही नहीं है, वो मत पकड़ लेना। तो कोशिश करो कोई भी एक टर्म पकड़ लो और
डिवाइड बाय उससे पीछे वाला टर्म। तो मैं क्या करता हूं, आसानी के लिए क्या होता है, आसानी के लिए हमेशा फर्स्ट टू टर्म देखा जाता है इजी कैलकुलेशन के लिए। ये भी वही आंसर देगा जो अभी ये करने वाला हूं। मैं आर को क्या लिखूंगा, मैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड टर्म देखा करो, 1/2 की पावर 2 अपॉन 1/2 की पावर 0। ये सॉल्व करो, 1/4 आएगा, सॉल्व करो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है, आर कितना आएगा, 1/4, आर आएगा 1/4। तो बस आ गया आंसर, s इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। कितना हो जाएगा, 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 दैट इज 4/3। ग्राफ देखो भाई, ग्राफ देखो, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। साइन एक्स हमेशा यहां से स्टार्ट होता है और कॉस एक्स हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। सर ये कैसे होता है, अरे यार बच्चों वाली चीजें यार, बच्चों वाली चीजें, समझे बात को, समझे बात को। अरे साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो पे साइन जीरो क्या, जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो नीचे से स्टार्ट करेगा ना, नीचे से स्टार्ट करेगा ना। ये एंगल क्या होता है, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये पाई के इंटरवल्स होता है। ठीक है, और ये हो जाता है 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई। ये पाई पाई के जब भी जहां पे कटेगा वो उसको बोलते हैं पाई पाई पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। अब देखो, अब आपको समझना पड़ेगा, एक चीज होती है कॉल्ड टाइम पीरियड, एक चीज होती है टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड, there's something called time period, there's something called time period। एक चीज होती है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, देखो बात को, समझो बात को। अगर आप इस साइन के कर्व को देखो, साइन के कर्व को देखो, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे आया, उसके बाद वापस यहाँ पे। क्या आप देख पा रहे हो, पूरा जो साइन का ग्राफ है, पूरा जो साइन का ग्राफ है, पूरा जो साइन का ग्राफ है, ठीक है, मेरा उतना अच्छे स्मूथ नहीं बना पाया। पूरा जो साइन का ग्राफ वो इस ब्लू वाले पैटर्न का रिपीटिशन ही तो है, वो इस ब्लू वाले पैटर्न का रिपीटिशन ही तो है। दिख पा रहे हो आपको, वो इस ब्लू वाले पैटर्न का रिपीटिशन ही तो है। वो ब्लू वाला पैटर्न कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट होता चला जा रहा है, उसी का वो तो है, उसी का तो कॉपी पेस्ट है, उसी का तो वही कॉपी पेस्ट है, उसी पैटर्न को कॉपी किया जा रहा है। तो इतने चीज को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है, साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। साइन एक्स फंक्शन, साइन फंक्शन क्या, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ये साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है, तो टाइम पीरियड कितना इसका, 2 पाई। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, 2 पाई, क्योंकि ये पाई था और ये था 2 पाई। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। इसको याद होना चाहिए, साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। और ये क्या है, ये बीच वाला पॉइंट है तो पाई हो जाएगा। 2 पाई का आधा क्या होता है, पाई। ये भैया 0 2 पाई के बीचों बीच है तो ये पाई हो गया। अब समझो बात को, यहां तो 90 डिग्री है, जनरली तो गलत बन गया ना ग्राफ, ये तो ग्राफ गलत हो गया सर। ग्राफ में साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, ये तो पाई होना चाहिए था और ये 2 पाई होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोलो। देखो बात को समझो, बात को समझो। साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, जो आपको याद करना ही करना है। बट अगर साइन ऑफ kx आ गया, where k is another constant, k is any constant, k is any constant, तो sin kx का टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई k, 2 पाई बाई k। मतलब अगर मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा, मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊं तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई 2, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई। तो इसका मतलब अगर मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा, मैं sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा तो शेप यही रहेगा, शेप यही रहेगा, शेप यही रहेगा, शेप यही रहेगा, बट इसका टाइम पीरियड इस बार पाई हो जाएगा। ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा पाई होगा, दिस विल बी पाई नाउ। अब टाइम पीरियड का पाई हो गया और पाई का बीचों बीच क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। सिमिलरली अगर मैं sin 4x का ग्राफ बनाऊं, sin 4x का ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, देखो sin 4x का ग्राफ क्या होगा, देखो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो मतलब ये होगा पाई बाय 2, उसका टाइम 0 से पाई बाय 2, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस। और पाई बाय 2 का बीचों बीच क्या हो गया, पाई बाय 4, पाई बाय 4।
तो ये लेबलिंग इसकी हो जाएगी। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि भैया ये जो ग्राफ है, देखो इसका टाइम पीरियड देखो 0 से लेके 2 पाई, इसका टाइम पीरियड, आई एम सॉरी, इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई है, 0 से 180 डिग्री मतलब पाई, 180 मतलब पाई, 180 मतलब पाई, 180 मतलब होता है पाई, 90 मतलब पाई बाय 2। तो ये पक्का sin 2x है, पक्का ये sin 2x है, पक्का ये sin 2x है, पक्का ये sin 2x है। आप ये चीज समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट चीज देखो, इसमें कंफ्यूजिंग जो है, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे अभी। ये हो गया sin 2x। अब आता है ये वैल्यू, याद रखिएगा sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब ये sin x हो, sin kx हो, sin kx में sin 2x 3x 4x 5x, सारे साइन फंक्शन की रेंज यही होती है 1 से -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, चाहे वो sin x हो, चाहे sin 2x हो, चाहे sin 3x हो। जो डिफरेंस होता है sin x और sin 2x में, जो डिफरेंस होता है वो टाइम पीरियड डिफरेंस होता है। sin x sin 2x sin 3x sin 4x सबकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम ही रहती है। क्या बोला मैंने? sin 2x sin 3x sin 4x में जो डिफरेंस है सिर्फ टाइम पीरियड का है, मैक्सिमम वैल्यू सबकी सेम रहती है, मैक्सिमम वैल्यू सबकी सेम रहती है। बट यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, देखो +2 हो रही है, -2 हो रही है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? अरे बहुत सिंपल है, देखो अगर sin kx की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है -1, तो आप क्या करो, तो 2 sin kx की कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2 into 1 और यहाँ पे 2 into -1। अरे कोई चीज समझो बात को यार, कोई चीज आगे मैं इसके सामने 2 लगा दूंगा, सामने में 2 लगा दूंगा, तो जब sin kx 1 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर मैं सामने 2 लगा दूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर सामने 2 लगा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट, एक मल्टीप्लायर लग गया है। अरे 2 एक मल्टीप्लायर लग गया। अब ये जब sin kx 1 देगा कि 2 से मल्टीप्लाई होकर +2 हो जाएगा। अब ये sin kx जैसे -1 देगा, अपनी नेगेटिव वैल्यू देगा, -1 देगा, अपनी लीस्ट मिनिमम वैल्यू देगा, तो मल्टीप्लाई उसको -2 कर देगा। तो समझना बात को, तो अंतर समझिए इसका अंतर समझिए। sin x sin 2x और 2 sin x में अंतर समझिए। sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 1 है और टाइम पीरियड कितना है इसका 2 पाई। sin 2x अगर x के सामने कोएफिशिएंट लगा है, x के सामने कोएफिशिएंट लगा है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, बट टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 हो जाएगा, दैट इज पाई हो जाएगा। और अगर 2 sin x है, 2 sin x है, तो क्योंकि यहाँ पे x लिखा है, अंदर से टाइम पीरियड पता चलता है, इनसाइड से टाइम पीरियड पता चलता है, आउटसाइड से मैक्सिमम वैल्यू पता चलती है। तो ये जाएगा +2 -2 +2 -2, ठीक है। और अगर 2 sin 2x है तो बाहर वाले 2 की वजह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज होती है और अंदर वाले 2 से टाइम पीरियड चेंज होता है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया इसका आंसर आ गया 2 sin 2x। अब देखो, अब फिर से देखो यहीं पे, अब समझो बात को। ये cos का फंक्शन है, ये cos का फंक्शन है, ये cos x, ठीक है। अभी cos x कर देता हूं, सिंपल cos x कर दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी -1 है। तो पहली बात समझो, ये cos का फंक्शन है, क्यों? तुमको पता है cos 0 ही 1 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऊपर से स्टार्ट होता है, इसलिए cos ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसलिए cos ऊपर से स्टार्ट होता है, क्लियर है? cos ऊपर से इसलिए स्टार्ट होता है। अब देखो cos ऊपर स्टार्ट होता है, तो देखो cos 0 is 1, तो ऊपर स्टार्ट होता है, साइन तो गया, साइन तो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी है -1, जो साइन के साथ है भाई cos के साथ भी है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो सामने 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला 2 क्या करता है, वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज करता है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सामने वाले 2 या 3, सामने वाले जो भी नंबर है, चाहे वो अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 3 भी होता, यहाँ पे अगर 3 भी होता, यहाँ पे अगर 3 भी होता, तो मैक्सिमम वैल्यू +3 होती, मिनिमम वैल्यू -3 होती। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू +1 है या -1 है, इसका मतलब सामने 2 नहीं होना चाहिए, सामने 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया cos 2x, ये ऑप्शन ये बचा, पर स्टिल आपको याद होना चाहिए cos x का टाइम पीरियड भी 2 पाई होता है, cos x का टाइम पीरियड भी 2 पाई होता है, cos x का टाइम पीरियड भी 2 पाई होता है, ठीक है। cos x के बाद टाइम पीरियड भी 2 पाई होता है। लेकिन सर पहचाने कहां से, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कहां से कहां तक टाइम पीरियड लेना है।
यहां पे दिक्कत हो रही है सर, कहां से कहां तक टाइम पीरियड लेना है। आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट पे आप पहले आपने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करके चलते रहो 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 चलते रहो, तब तक चलते रहो जब तक पैटर्न रिपीट ना हो। आप एक बार यहां तक पहुंचे, उसके बाद तुम देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है। एक बार आपको एक कंप्लीट पैटर्न फॉलो करना है, और जैसे आपको पता चले कि अब तो सेम पैटर्न दोबारा रिपीट हो, वहां रुक जाओ। टाइम पीरियड वहां से वहां तक होता है। टाइम पीरियड कहां से होता है? स्टार्टिंग से लेके वहां तक जहां तक पैटर्न रिपीट ना हो। तो इसके बाद पैटर्न अब रिपीट हो चला जा रहा है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई। टाइम पीरियड कितना है इसका? देखो पाई, जीरो से लेके 180 डिग्री। टाइम पीरियड कितना? पाई। कहां से कहां तक लेता है? स्टार्टिंग से लेके जब तक आपको एक यूनिक नया पैटर्न मिलता चला जा रहा है, जब तक यूनिक पैटर्न पता चलता जा रहा है, मिलता चला जा रहा है, तब तक आप टाइम पीरियड में कंसीडर करोगे। अब ये ब्लू वाली लाइन टाइम पीरियड में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये रिपीटिशन है। तो वही चीज है, cos x का टाइम पीरियड 2 पाई है, तो cos 2x का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय 2 पाई होगा, तो cos 2x हो गया। डेरिवेटिव और रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आएगा। x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन, भाई सीखो जाके डेरिवेशन यार, 2-3 लेक्चर्स देखो, जो चाहे आप फिजिक्स के देख सो, चाहे आप मैथ्स के देख सकते हो, किसी के लेक्चर देखो, सिंपल देखो। x पर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ x की पावर माइनस हाफ। कितना हो जाएगा? हाफ x की पावर माइनस हाफ, हाफ x की पावर माइनस हाफ कितना हो जाएगा? मतलब 1/√x, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है सर, माइनस हाफ कैसे हो गया? ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अरे यार, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1। तो वही है, x की पावर हाफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ x की पावर हाफ माइनस 1। तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, ये डिफरेंशिएशन हुआ। x पावर n का डिफरेंशिएशन पता है ना? x पावर n का डिफरेंशिएशन, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1। तो वैसे ही x पर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? हाफ x की पावर 1 माइनस हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 क्या हो गया? माइनस हाफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर q प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? q प्लस 2। पावर विल बिकम कोफिशिएंट, और पावर क्या हो जाती है? 1 कम हो जाती है। ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो गया। सिंपल है, सिंपल है। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। अब देखो, जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो ऐसे, मतलब पूरा फंक्शन गिवन हो, ये क्या मतलब? इसका मतलब क्या होता है? 3 लगने का मतलब क्या हो गया? 3 लगने का मतलब क्या हो गया? वो 3 लगने का मतलब क्या हो गया? क्यूब रूट, दिस इज अ क्यूब रूट, दिस इज अ क्यूब रूट। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या होता है? ये तो dx तो बस ऐसा होता है, dx में परेशान मत हुआ करो। dx इज जस्ट, समझो dx बस लगा हुआ है, जस्ट लाइक अ पूंछ, इट्स जस्ट लाइक अ एक कोई एनिमल, उसकी पूंछ है, तो बस उसकी पूंछ है, तो आप बस एनिमल से मतलब रखो, उसकी छोटी सी पूंछ है, वो लगे रहने दो, उसका परेशान मत हो, उसको dx को लेके परेशान मत हुआ करो। ठीक है, अब देखो, तो ये इसको सबसे पहले काम क्या होता है? सबसे पहले काम क्या होता है? इसको खोलना होता है। ये हो जाएगा रूट एक्स इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1/√x इंटीग्रेशन dx प्लस x की पावर 3 इंटू dx। ये dx मल्टीप्लाई हो गया सब में। तो आपको क्या किया मैंने? इंटीग्रेशन को बेसिकली ब्रेक कर दिया। पूरे एक फंक्शन को मैं ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता हूं, हर एक टर्म को एक साथ लिख दिया। तो ये बेसिकली ये एक क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन बन गया। बेसिकली तीनों को डिफरेंशिएट करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट, कि आप तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हो। एक्स की पावर हाफ, ये हो गया एक्स की पावर हाफ, ये हो गया एक्स की पावर माइनस हाफ, ये हो गया एक्स की पावर 1/3। एक्स की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? हाफ अपॉन हाफ। जो पावर होती है वही डिनोमिनेटर होता है। और एक्स की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना हो गया? 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3, और नीचे भी लग जाएगा 4/3, 4/3, 4/3। और सर प्लस सी क्या है? अरे ये थोड़ा सा मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लिमिट्स पुट नहीं करते हो ना इंटीग्रेशन में, जब लिमिट्स पुट नहीं करते हो ना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, लिमिट्स पुट नहीं करते हो तो आगे कांस्टेंट लगाते हो सी।
लिखने का होता है, लिखने का होता है, ठीक है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स नहीं तो आगे सी लगाया जाता है, सी कांस्टेंट होता है, सी लगाया जाता है। बट अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट्स है तब नहीं करते, लिमिट्स है तब नहीं करते। बट ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि आगे सी लगाना होता है, आगे सी लगाना होता है, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 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 ए आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चले जाएंगे, 3/2 क्या होगा? 2/3। देखो भैया सीख लो जो भी आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सी नहीं आएगा, देखो यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन के, और 1/x² dx का इंटीग्रेशन, 1/x² लिख सकते हैं x⁻² और इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 4, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 4। लेकिन यहाँ में थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती कर दी, 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻² का, इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻² का 1 से 4। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² क्या हो जाएगा? x⁻² + 1/-2 + 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू x⁻² + 1 कितना हो जाएगा? x⁻1/-1। तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? इसको लिख सकते हो -5 x⁻1 या फिर -5/1/x, -5 इंटू 1/x। तो -5 इंटू 1/x और लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स क्या? 1 से 5 के बीच में, राइट? 1 से 5 के बीच में लिमिट्स ऐसे कुछ है, 1 से 4 के बीच में लिमिट्स, लिमिट्स 1 से 4 के बीच में, लिमिट्स 1 से 4 के बीच में 1/x। तो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? एक बार मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं, एक बार नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो -5 1/4 -1/1, तो -5 क्या हो जाएगा? 1 माइनस, ये -3/4 आएगा, बेसिकली -3/4 आएगा। तो कितना आ गया? +15/4 +15/4 +15/4, तो 3.75 आंसर आ गया, ठीक है। 3.75 आंसर आ गया। ओके गैस, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें कंफ्यूज बहुत लोग हुए होंगे, फिर से कंफ्यूज हुए होंगे। सबसे पहले इसमें क्या करो, स्लोप क्या होता है? y/x या फिर y/x, तो यहाँ पे y/x तो कर नहीं सकते, या फिर होता है tan थीटा। स्लोप क्या होता है? y/x या फिर होता है tan थीटा। फिर से मैग्नीट्यूड देखो, फिर से मैग्नीट्यूड से बात, अभी से मैग्नीट्यूड से मतलब रखो। tan 45 1 1, ये मैग्नीट्यूड आया 1। बट साइन के लिए हमेशा ये थीटा लिखना होता है, हमेशा +x एक्सिस से थीटा लिया जाता है, हमेशा +x एक्सिस से थीटा लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, प्लीज याद रखियो। सिर्फ यही है, ना ना ये ना ये ना ये, सिर्फ प्लस एक्सिस से, प्लस राइट वाली साइड से एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्वियस ही बात है यार, ये चीज 90 डिग्री होती है, ये चीज 90 डिग्री होती है। और अगर ये चीज, ये 90 डिग्री, मेरा हाथ अगर तुम देख पा रहे हो 90 डिग्री ऐसे खुल जाएगा और खुल जाएगा, तो ये ऑब्ट्यूज बन जाएगा, ऑब्ट्यूज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, हो जाएगा -1। थीटा अगर ऑब्ट्यूज होता है तो साइन क्या आता है? -1। कितने क्वेश्चन है भैया? सर आपने आधे घंटे में बोला था, हमसे तो हो नहीं पा रहे, आप पगले वगले हो क्या? नहीं दोस्त, आधे घंटे में हो जाएगा, डोंट वरी। स्पीड बढ़ा, मैं तो समझा समझा के कर रहा हूँ, मैंने बहुत क्विक होने चाहिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x, यहाँ पे dx लिखना बहुत जरूरी था, dx लगाया नहीं है, तो सर बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो याद होना चाहिए sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर cos x नहीं, घनचक्कर, -cos x। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। सर उल्टा तो नहीं बोल रहे, उल्टा नहीं बोला, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा होता है साइन का, समझ लेना इस चीज को, याद रखना है। इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यूज होंगे आपके, डायरेक्ट एप्लीकेशन है इन सबके। sin x डिफरेंशिएशन होता है -cos x, और cos x का आई एम सॉरी sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा? -cos x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, -cos x + sin x। फिर से इंटीग्रेट करोगे, 3, इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करोगे, ब्रेक करोगे,
3 बाहर आ जाता है, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 अपॉन 2। भैया टी को लिख सकते हो, टी को क्या लिख सकते हो, टी इज नथिंग बट टी की पावर 1, टी इज नथिंग बट टी की पावर 1, ठीक है। अच्छा ये चीज पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ अगर सिंपल हो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखा हो, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखा हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है। सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t से कैसे आया, वो ऐसे आया, आप dt को 1 इंटू dt लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कोई भी चीज को आप 1 इंटू लिख सकते हो, तो 1 इंटू dt लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dt को 1 इंटू dt लिख सकते हो, तो 1 इंटू dt को क्या लिख सकते हो आप, 1 को क्या लिख सकते हो, t की पावर 0 इंटू dt। फिर एनीथिंग टू दी पावर एनीथिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो t की तो आ गया t की पावर 1, दैट इज t आ गया। तो ये डायरेक्ट लोग याद करते हैं, इसका लॉजिक मैंने बता दिया, कल को अगर कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, वो t होता है, लॉजिक मैंने बता दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर आ गया, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, बी आ गया, शायद बी आ गया, 6 ही लिखा है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ, तो 20 का ऑप्शन, 20 का ऑप्शन है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ sin x into cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x into cos x कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, u इंटू वी का, ये u इंटू वी का फंक्शन हो गया, एक फंक्शन u फंक्शन v, सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, नहीं हम इसमें सेपरेशन नहीं होता, देखो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे होता sin x प्लस cos x, जब जब टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव में, तब उनको डिफरेंट, जब तब हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, अगर मैं sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करता, तब होता डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तब होता। बट मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला लगता है u इंटू वी वाला, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। सर अगर इंटीग्रेशन में हो तो, सर अगर ऐसा इंटीग्रेशन में हो तो, अगर इंटीग्रेशन में sin x इंटू cos x दे रखा तब क्या होगा, अब वो फिर ना थोड़ा सा इतना टफ नहीं आएगा, डोंट वरी, उसके भी तरीके होते हैं बट इतना एडवांस नहीं आता, इतना एडवांस नहीं आता। तो आपके में जो आएगा, जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन ईजी आता है, टफ इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है, डिफरेंशिएशन टफ आता है, इंटीग्रेशन टफ नहीं आता, डोंट वरी, डोंट वरी, फिजिक्स में टफ इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है आपके कोर्स में। तो u इंटू वी, इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने v मान लिया, इसको मैंने v मान लिया, तो जब भी u इंटू वी है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, जब भी आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, क्या हो जाएगा, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, प्लस v इंटू यू डैश, ठीक है। तो sin x cos x का क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x प्लस v बाहर, इस बार cos x बाहर आएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, तो माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये आ गया। सर हम उसको लोग, कुछ लोग उसको sin 2x से भी करेंगे, कुछ लोग उसको sin 2x से भी करेंगे, बट वो ऑप्शन में नहीं है आपका, कुछ लोग करेंगे sin 2x से करेंगे, अभी बताऊंगा sin 2x, बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आगे अभी फॉर्मूला आएगा तो बताऊंगा, sin 2x का अभी फॉर्मूला बताऊंगा, बता ही देता हूं यार, लो sin 2x एक फॉर्मूला होता है, sin 2x फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, मतलब sin 60 डिग्री हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, ये मतलब हुआ, ये मतलब होता है, ठीक है। sin 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स sin 15 cos 15, ऐसे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू cos x था, sin x इंटू cos x डिफरेंशिएशन था। अब आपको पता है कि sin 2x क्या होता है, आपको पता है sin 2x क्या होता है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x by 2। तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x को कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x अपॉन 2 अपॉन 2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और sin 2x का डिफरेंशिएशन रह जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, अब वो sin ओमेगा टी वाला सीन हो गया, sin ओमेगा टी वाला सीन हो गया, sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos 2x, और इनटू
अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, 2x वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 2। sin ओमेगा टी वाला जो अभी क्वेश्चन किया ओमेगा टी वाला चीज कर ली तो कितना हो जाएगा cos 2x आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। सर आंसर तो मैच नहीं किया, मैच तो नहीं किया सर, अभी तो चेंज आ गया cos 2x। देखो बाबू फॉर्मूला आपको पता नहीं है ना, cos 2x का फॉर्मूला यही होता है, cos 2x ही होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x होता ही यही है, cos 2x होता ही यही है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ओके अब देखो कितने क्वेश्चन हैं टोटल, 27 क्वेश्चन है। ओके 10 मिनट का काम हो रहा है बस। अब कैसे करेंगे, e की बार sin x, e की बार sin x। भैया e की बार x बहुत तगड़ी चीज है यार, बहुत तगड़ी चीज है, मेरा फेवरेट है ये यार, सबसे फेवरेट है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की बार x होता है और e की बार x का इंटीग्रेशन भी e की बार x होता है। इसका इंटीग्रेशन तो e की बार x, इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x। तो e की बार sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, u इंटू वी करो, u इंटू ये मेरा u v एक साथ होता है, u इंटू वी डैश माइनस v इंटू u डैश। v डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v, u डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u। प्लस होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। अब देखो u क्या हो गया e की पावर x, v डैश क्या हो गया cos x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस v क्या हो गया sin x और u डैश क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट इज e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, b आंसर आ गया। क्लियर है अब, क्लियर है। क्या किया हमने क्या किया, u v डैश प्लस v u डैश किया तो u ex मान लिया। ऐसा नहीं कि पहला u ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा भी u हो सकता है, पहला v हो सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज बात नहीं। वही है स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव पूछा है, मैंने को बताया है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जीरो स्लोप होती है। तो q का हो गया 3, q का हो गया 3। जो कर्व होता है, कर्व का स्लोप, कर्व का अगर स्लोप की बात करे जाए तो कर्व का स्लोप हम किसी पॉइंट पे बता सकते हैं, पूरे कर्व का कोई स्लोप नहीं होता, पूरे कर्व का स्लोप नहीं होता, स्लोप तो वेरी करता जा रहा है भैया। कर्व कोई चीज घूमी हुई इसलिए लगती है कि स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, कर्व का स्लोप भी कांस्टेंट नहीं होता। तो कर्व का स्लोप पूछा जाता है किसी पॉइंट पे पूछा जा सकता है, पूरे कर्व का स्लोप नहीं होता, इसलिए नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे करेंगे, इसका एंगल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखो, ध्यान से देखो ये कैसे होगा। इसका एंगल अगर तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखोगे तो कितना आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, तो ये आएगा ऑब्ट्यूस आएगा। ऑब्ट्यूस का मतलब दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। और अगर इसका देखोगे हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देखना होता है, हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो लाइन को, थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लाइन को एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस देखो एक्यूट बन रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आर का 1 हो जाएगा, आर का 1 हो जाएगा और पी का 2 हो जाएगा, आर का 1 पी का 2। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, एस का तो मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई गड़बड़ है शायद, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दिस इज सम गड़बड़, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कि पी का तो 2 हो गया, पी का तो 2 हो गया और क्यू का भी 3 हो गया, क्यू का भी 3 हो गया और आर का 1 हो गया, आर का 1 हो गया। देखो एस का 1 क्यों लिखा हुआ है, समझे बात को, एस का 1 क्यों लिखा हुआ है, एस का 1 क्यों लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ एस का 1 क्यों लिखा हुआ है इन लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ। वो इस चीज को लेके वो इस उन्होंने ये माना है कि देखो ये कर्व है, ये कर्व है, तो मैंने बताया कि कर्व का जो स्लोप है इसलिए ये आंसर आया, बता रहा हूँ कर्व का स्लोप, बात तो सही है कि हम उसको बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिफाइंड, इसलिए कैन नॉट बी डिफाइंड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यस कर्व को तुम ध्यान से देखो तो स्लोप तो हर पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट है। इस कर्व में इस कर्व में हर पॉइंट पे स्लोप तो डिफरेंट है, बट हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है। ध्यान से देखो, तुम अगर इस कर्व को थोड़ा जूम इन करके देख पा रहे हो, इस कर्व को अगर तुम जूम इन करके ऐसे बन रहा है, जूम करके ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे करके देख पा रहे हो, ऐसे करके देख पा रहे हो आप, तो हर पॉइंट पे स्लोप तो डिफरेंट आ रहा है। हर पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे सर देखते कैसे, देखते कैसे, देखिए मान लो कोई कर्व ऐसे बना है, कोई ऐसे कोई कर्व बना है, तो पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होता है इस पॉइंट, वही कर्व का स्लोप होता है इस पॉइंट पे। जो टेंजेंट का स्लोप होता है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है, मतलब पॉइंट ए पॉइंट की बात करी जा रही है, ए पॉइंट की बात करी जा रही है। अगर ए पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालना है, ए पॉइंट पे स्लोप निकालना है किसी भी ग्राफ का, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होता है ए पॉइंट पे।
तो हर पॉइंट पे तो देखो स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, एग्री करता हूँ, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, एग्री करता हूँ, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है, हम एग्री करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट एंगल, यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, थीटा डैश कर देते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एंगल डिफरेंट स्लोप है, बट ये इस ग्राफ में क्या है सब पॉजिटिव, स्लोप्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट है सब पॉजिटिव। बट अगर ये ग्राफ ऐसा होता, कुछ भी ऐसा होता, ऐसे करके ऐसे हो जाता, तब कैन नॉट बी डिफाइंड हो जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात? वैसे ठीक है मेरे पास, और कभी इन्हें जानबूझ के फंसाया नहीं है, इसका 4 में ऑप्शन रखा नहीं, फंसाया नहीं है, उसी ने फंसाया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ साइन की बात करूं तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, बट हर जगह पॉजिटिव ही आ रहा है, तो आंसर पॉजिटिव है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर पर ऐसा कुछ होता तो पॉजिटिव भी होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता, फिर यहाँ पे नेगेटिव भी हो जाता, तब हम बोलते कैन नॉट बी डिफाइंड। बट वही चीज है यार, वही चीज है, तो थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ती है, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, कभी कभार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर टिक मानने पड़ते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है सब तो गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कैन नॉट बी डिफाइंड नहीं लिखा हुआ, इसलिए पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्योंकि भले ही स्लोप जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू अलग अलग दे रहा है, बट है वो पॉजिटिव इस ग्राफ के लिए, सिंपली इस ग्राफ के लिए, इसलिए आ गया, और ऑप्शन में वही दिख रहा है, ऑप्शन वही दिख रहा है, फॉर्मूला ऑफ sin टू t is 2 sin t cos t। 26 देखो, 26 देखो, अब 26 देखो, याद रखिएगा एक फॉर्मूला दे रहा हूं आपको, अगर आपको मैं ए बी लेंथ के बारे में पूछूं, ए बी लेंथ, ये इसको बोलते हैं आर्क, आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, तो ये भी पार्ट ऑफ अ सर्कल है, सेमी सर्कल भी पार्ट ऑफ अ सर्कल है, तो ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, वो पार्ट ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, पार्ट ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं आर्क, आर्क क्या होता है, सर्कल का कोई भी हिस्सा, छोटे से ये भी एक आर्क है, और ये पूरा पूरा यहां से लेके यहां तक, ये भी एक आर्क, ये बड़ी आर्क हो गई, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, यहाँ लिखा नहीं है बट माइनर आर्क की बात करी जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, वहां स्पेसिफाइड होता है। तो ए बी की बात हो रही है, ए बी का इसकी ये डिस्टेंस पूछता है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या हो गया, थीटा इंटू रेडियस, ये प्लीज याद रखिए, जो आर्क की लेंथ होती है, आर्क लेंथ जो होती है वो क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस, 45 डिग्री इंटू रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिएगा डिग्री कभी कभी भी एंगल डिग्रीज में यूज नहीं होता, जब अगर एंगल अकेला होता है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं है, अगर एंगल अकेला है बाहर है, तो कभी भी डिग्रीज में यूज नहीं होता, हमेशा पाई के टर्म्स में यूज होता है। 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 4, हो जाएगा 3 पाई, तो 3 इंटू 3.14, 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। फिर से वही चीज, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, साइन फंक्शन है, ऊपर 2 है तो 2 लगेगा, और इसका वो कितना है, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, टाइम पीरियड कितना है इसका 2 पाई, ठीक है। सर पाई क्यों नहीं है, अरे यार मैं बताया था ना, टाइम पीरियड वहां से देखते हैं जहां से पैटर्न रिपीट हो रहा है, सर पैटर्न रिपीट तो हो रहा है, देखो पैटर्न रिपीट तो हो रहा है, देखो ये ऊपर और ये नीचे, पैटर्न रिपीट तो हो रहा है ना, ना ना ऐसे नहीं देखना आपको पैटर्न, ऐसे पैटर्न नहीं देखना, पैटर्न मतलब पूरा कॉपी पेस्ट, ये मत कहो कि सर देखो ये ऊपर है यही पैटर्न तो नीचे भी है, बट है तो नीचे ना, है तो नीचे ना, पैटर्न भले ऊपर वाला पैटर्न नीचे वाला पैटर्न सेम, बट एक ऊपर है तो एक नीचे, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो ये पूरा एक टाइम पीरियड है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड कितना है इस बार इसका 2 पाई, टाइम पीरियड 2 पाई है तो sin x होगा, और आगे 2 लगा तो 2 sin x होगा, तो 2 sin x होगा, ठीक है। ये मत समझना, ये मत समझना कि सर बीच में तो देखो पैटर्न ऊपर वाला पैटर्न नीचे पैटर्न तो सेम ही है, बट आपको ये नहीं देखना एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली, अगर ये भी ऊपर है और अगर ये ऐसा बना होता, अगर आप ऐसे होता, ये होता फिर ऐसे होता, तो मैं कहता कि हाँ भैया टाइम पीरियड पाई है, तब मैं कहता टाइम पीरियड पाई है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन से कुछ समझ में आया होगा, ऐसे आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।